अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरियाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी। अमेरिका ने शानदार परफॉर्मेंस देकर वियतनाम को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल कर ली। इंग्लैंड ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में फतह का डंका बजा दिया। हैटी को बुरी शिकस्त का सामना। जापान की फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस ज़ाम्बिया के खिलाफ मैच में फतह हासिल कर ली। इंटर मियामी के लिए खेलने वाले लियोनेल मेसी ने अपने पहले ही मैच में टीम को फतह से हमकिनार कर दिया। फ्रांसीसी स्टार किलियन एम्बापे के ट्रांसफर सागा में हुई एक नई पेशरफ्त। मेसी के इंटर मियामी जाने के बाद बार्सिलोना के 2 और बड़े स्टार्स की इंटर मियामी में शमूलियत की खबरें। ट्रेबल जीतने वाली मैनचेस्टर सिटी को वार्निंग जारी कर दी आरबी लाइप्जिग ने। 33 साल बाद इटालियन सीरी आ टाइटल जीतने वाली नेपोली के मैनेजर ने सऊदी प्रो लीग की ऑफर को मुस्तरद कर दिया। पीएसजी मैनचेस्टर यूनाइटेड के टारगेट को खरीदने की रेस में शामिल हो गई। मैनचेस्टर सिटी और स्पेन के लेजेंडरी मिडफील्डर ने फुटबॉल की दुनिया को खैराबाद कह दिया। ये सब कुछ देखिए आज गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और प्रोग्राम में अब हम शामिल करने जा रहे हैं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के मैचेस के बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, फीफा के मैचेस जारी हैं वर्ल्ड कप के वुमेन्स के, और पहला मैच जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है यूएसए वर्सेस वियतनाम। बहुत ही शानदार ये मैच हुआ है और यूएसए की बेहतरीन परफॉर्मेंस वियतनाम को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप का ये मैच अपने नाम किया है। और अफरीदी किस तरह से देखते हैं आप इस विक्ट्री को, यूएसए की और वियतनाम की परफॉर्मेंस को? बिल्कुल, यूएसए जो है वो कंसेक्यूटिव 2 बार जीत चुकी है। तीसरा एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है कि 3 बार कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड। वैसे तो सबसे ज़्यादा टाइटल्स भी इन्होंने जीते हैं, बीच में एक जापान और 2 जर्मनी के टाइटल्स हैं, बाकी ये कंसेक्यूटिवली जीते आ रहे हैं। तो बहुत ही एक आपने तो अभी भी पेशन गोई कर दी कि तीसरा भी जीतने जा रहे हैं। ऑब्वियसली इनकी जितनी मजबूत टीम है बड़ा मुश्किल होगा इनको रोकना। अच्छा। अगर कोई टीम इनको रोक सकती है तो वो इंग्लैंड की टीम काफ़ी स्ट्रांग है, तो वो शायद इनको रोक ले। बाकी जापान ने वैसे स्टार्ट तो अच्छा लिया है, लेकिन यूएसए की टीम हमेशा से वुमेन्स गेम में बाकी टीमों से अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड उनकी टीम होती है। और ये वही अब एलेक्स मॉर्गन जो हैं वही खिलाड़ी हैं जो 2 वर्ल्ड कप यूएसए को जितवा चुकी हैं और ये इनका तीसरा वर्ल्ड कप है। चलिए स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं। इस मैच के स्टैट्स देखते हैं क्या कहते हैं, और ये आपके सामने हैं। शॉट्स आप देख रहे हैं 28 हैं। दूसरी तरफ अंडा ही नहीं टूटा यहाँ पर वियतनाम का, और शॉट्स ऑन टारगेट में भी जो है वो 7 शॉट्स ऑन टारगेट जो है वो यूएसए के हैं। पोजेशन 34% है वियतनाम के पास, 66% है यूएसए के पास। पासेस भी आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल्स भी देख रहे हैं। फाउल्स में बस बराबरी की है दोनों टीम ने, येलो कार्ड्स ने भी बराबरी की है। कॉर्नर्स 9 मिले हैं यूएसए को, वियतनाम को कोई कॉर्नर नहीं मिला। और क्लिनिकल परफॉर्मेंस आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर और भी चांसेस थे। आपको ये भी बता दें कि स्मिथ जो है उन्होंने पहला गोल किया, और सोफिया स्मिथ ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। 45वें मिनट में और 14वें मिनट में गोल किया अपनी टीम के लिए, और होरैन जो है वो 77वें मिनट में उन्होंने अपनी टीम के लिए तीसरा गोल किया। अफरीदी पेनल्टी भी मिस हुई। इस वर्ल्ड कप में ये देखा गया है कि काफ़ी पेनल्टी शूटआउट्स मिस हो रही हैं, तो इसकी क्या तैयारी नहीं है? अगर कोई मैच पेनल्टी शूटआउट्स पे चला गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये वाकई में मैं कल भी चीज़ इसको नोट कर रहा था कि वुमेन्स वर्ल्ड कप में इस बार पेनल्टीज मिस ज़्यादा हो रही हैं। इवन अगर इंग्लैंड का मैच अभी इसके बाद जब दिखाएंगे तो इसमें भी तो हुई है, इसमें भी पेनल्टी मिस हुई है, उसमें भी अगर हुई है तो दूसरे चांस पे। तो वाकई में पेनल्टीज़ का थोड़ा सा इशू है, और नॉकआउट में जाके कोई बड़ी टीम जो है पेनल्टीज़ की वजह से हार सकती है। और ये एक जो मतलब अगर फॉर एग्जांपल यूएसए का किसी का नॉकआउट मैच है किसी ऐसे टीम के साथ, ऑब्वियसली यूएसए तो कंपेटिटिव थोड़ा सा उनका कम होगा एज, तो वो फिर कोशिश करेगी कि यूएसए को किसी तरह पेनल्टी पे लेके जाए, करके मैच को जो है वो गोल्स बचाए और किसी तरह पेनल्टी शूटआउट पे लेकर आए, और उसके बाद जो है वो मैच जीतने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर की हैं वो है सोफिया स्मिथ। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। इनके स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि सोफिया ने क्या जो है वो इस मैच में परफॉर्म किया है। ये आपके सामने है। 9.5 रेटिंग है। गोल्स जो है वो 2 हैं, असिस्ट 1 किया है, एक्यूरेट पासेस 62% है। चांसेस क्रिएट जो किए हैं वो आप देख रहे हैं 3 हैं, और टचेस जो हैं वो 60 हैं, रिकवरीज 11 है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। अब अच्छा, इसमें एक गोल इनका था जो कि पहले रेफरी ने उसको ऑफसाइड करार दिया था,
अच्छा, ये जो माइक वाला देखा गया है, रेफरीज अब माइक पे बोल के बताते हैं, ये मेंस के भी उसमें नहीं था वर्ल्ड कप में, तो ये क्या इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है नेक्स्ट मेंस वर्ल्ड कप में भी, या फीफा के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उसमें अब रेफरीज बोल के बताया करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो? अब बिल्कुल, इसमें ये रिकमेंडेशन फीफा को मिली थी और फीफा ने इस पे रिव्यू भी किया था, लेकिन वोटिंग थोड़ी सी कम पड़ गई थी जो लाउड स्पीकर पे रेफरीज का। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें यह है कि आप ऑडियंस को जो तमाशाई देख रहे हैं उसको आप एक क्लैरिटी दे रहे हो कि ये हो रहा है, सिचुएशन ये बन रही है। जिस तरह अक्सर पता नहीं चलता कि अच्छा वो ऑफसाइड हो गया, अच्छा गोल हो गया, नहीं हुआ, वो बस नंबर्स पे ही देख रहे होते हैं। हाँ, और वो देख रहे होते हैं। अभी ये एक तरह से टेस्ट भी है मेंस के लिए, और दूसरा ये कि बहुत अच्छी चीज़ है, अंपायर साथ में ब्रीफ कर रहा होता है एक तरह से ऑडियंस को भी, तमाशाइयों को भी, ये हुआ था कि मैं ये फैसला क्यों कर रहा हूँ और ये क्या इसके पीछे। लेकिन ये कम होना चाहिए, ये नहीं कि हर बार ही, और आई थिंक सो कि वो जो VAR पे जाती है डिसीजन, उसी पे ये लिया जाएगा कि माइक के थ्रू वो बात करें। जी बिल्कुल, सिर्फ VAR के लिए है, बाकी तो इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी। चलिए, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अमेरिका की, और अमेरिका यहाँ पे और भी गोल्स कर सकती थी लेकिन सिर्फ 3 ही गोल करने में कामयाब हुई और वियतनाम की बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा उनको। नेक्स्ट जो मैच हम बात करने जा रहे हैं, जैसे आफरीदी ने भी कहा, जो दूसरी कंपेटिटिव टीम है वो है इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने अपना मैच खेला है और इंग्लैंड का मैच हुआ है हैटी के अगेंस्ट, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। ग्रुप डी का ये मैच 1-0 से इंग्लैंड ने अपने नाम किया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जहां पर हैटी की आई मस्ट से, क्योंकि इंग्लैंड ने जीता तो है मैच 1-0 से, और स्टैन भी वो प्लेयर हैं जिन्होंने दूसरी पेनल्टी मिलने पे इंग्लैंड की ये फतह को मुमकिन बनाया, वरना जिस तरह की परफॉर्मेंस हैटी दे रही थी, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और इंग्लैंड के लिए मुश्किल था काफ़ी। आफरीदी, किस तरह से देखते हैं आप? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही, मतलब आप देखें कि एक ऐसी टीम जो पहली बार क्वालिफाई कर रही है, और एक ऐसी टीम जो कंटेंडर है जीतने के लिए पूरा वर्ल्ड कप। लास्ट टाइम भी फाइनल में USA से हार गई थी, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनके गोलकीपर की हैटी की कर ली। अच्छा, उन्होंने भी काफी, इंग्लैंड की जो गोलकीपर है उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त खेला है। अच्छा, दोनों गोलकीपर ने एक तरह से आप देखिए कि अगर 1-0 भी जीती है इंग्लैंड, तो उसमें हैटी की गोलकीपर, और वो जो 1-0 जीती है इंग्लैंड, उसको बचाने में मैरी एर्प्स जो इंग्लैंड की गोलकीपर है उनका बहुत ही शानदार, अब वो एंड मोमेंट पे 1-on-1 हो गई थी, और 2 तो यकीनी गोल उन्होंने बचाए हैं, जो कि बहुत लग नहीं रहा था कि वो बचा पाएंगी, लेकिन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर गोलकीपर्स दोनों की तरफ से, और फाइनली मैनेज किया इंग्लैंड ने 1-0 से ये मैच। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या शॉट्स लिए गए किस टीम की तरफ से, कितने शॉट्स आप देख रहे हैं 7 लिए गए हैं हैटी की तरफ से, 21 शॉट्स हैं इंग्लैंड की तरफ से, शॉट्स ऑन टारगेट 2 हैं हैटी की तरफ से, और ये वही 2 शॉट्स ऑन टारगेट की बात हम कर रहे हैं जो कि यकीनी गोल थे जो बचाए इंग्लैंड के गोलकीपर ने। 11 जो हैं वो शॉट्स ऑन टारगेट इंग्लैंड को मिले हैं। पोजेशन आप देख रहे हैं 75% इंग्लैंड के पास था, 25% हैटी के पास था, और बाकी स्टैट्स भी आप देख रहे हैं, कॉर्नर 7 मिले इंग्लैंड को, 3 मिले हैं हैटी को। अफरीदी, इंग्लैंड का ये जो आगाज़ हुआ है, किस तरह से आप इसको देखते हैं अपने ग्रुप में? ऑफ कोर्स बाकी टीम्स भी हैं, और ग्रुप डी में ये जो परफॉर्मेंस है, अगले मैचेस में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जीते हैं, और वो भी पेनल्टी का वो मैं जिक्र करना चाहूँगा कि पहली जो मिस हो गई थी और दूसरी दफ़ा जो मिली उस पर वो मिस क्यों हुई, क्या उसका रीज़न क्या था, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। वाकई में ये, जैसे हमने पहले भी USA के मैच में कहा कि वही हमें टेम्पलेट मिल रहा है कि गोलकीपर्स, अब बहुत हैरानी की बात यह है कि वुमेन्स की गोलकीपर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करे। जितने भी अभी तक हमने मैचेस देखे उसमें गोलकीपर की काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। हालांकि अगर आप पेनल्टी देखें तो बहुत ही कोई आसान पेनल्टी रोकने वाली नहीं थी, लेकिन कर्ली थियोस ने काफ़ी शानदार सेव किया। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर ये बताए, डेनमार्क, इंग्लैंड, चाइना और हैटी, ये 4 टीम्स हैं। आपको लगता है कोई और टीम इनके मद्दे मुकाबल है कोई मजबूत? नहीं, इंग्लैंड को ऑब्वियसली इस ग्रुप से तो आगे निकलना ही चाहिए। उनको तो मैं पर्सनली कहूंगा कि अगर सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे, इवन फाइनल, इनको तो जीतना ही चाहिए इस बार इंग्लैंड को, जिस तरह की उनकी टीम बन गई है। चलिए लेट्स सी। और जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं इस मैच में वो हैं जॉर्जिया स्टैनवे। इन्होंने गोल भी किया अपनी टीम के लिए 29वें मिनट में, और ये उनके स्टैट्स आप देख रहे हैं। 8.6 रेटिंग है, गोल जो है वो 1 किया है, और डिस्पोसेस जो है वो 3 थे, और एक्यूरेट पासेस 84% थे, चांसेस जो क्रिएट किए वो 4 थे, टचेस 87 थी, और इसके साथ साथ रिकवरीज जो है वो 14 थी। आप किस तरह देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को? कंफ्यूज नहीं हुई? पहली पेनल्टी मिस हुई, और क्योंकि हैटी की जो गोलकीपर थी थियोस,
उन्होंने समझा कि अब मेरे लेफ्ट पे अटैक करेंगे, लेकिन उन्होंने राइट पे किया और नीचे किया इस दफ़ा। जी बिल्कुल, इवन कमेंटेटर भी कह रही थी कि दोबारा वहां मारेगी या चेंज करेगी अपनी जगह, लेकिन उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखा और उसी जगह पे कंफ्यूज कर दिया उन्होंने थियोस को। हाँ, वरना थियोस काफी इजी थी वैसे बचानी राइट साइड पे, क्योंकि नीचे थी ये पेनल्टी। दूसरी जो बचाई उन्होंने पहली, वो ज़्यादा मुश्किल थी, वो हवा में थी। बहरहाल बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इनकी तरफ से, और इस तरह से ये मैच जो है वो अपने नाम किया है। इंग्लैंड ने हैटी को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा कर, और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में बात करेंगे हम फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के एक और मैच की, जो हुआ है जापान वर्सेस ज़ाम्बिया के दरमियान। और बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर जापान की, 5-0 से ये मैच उन्होंने अपने नाम किया है। अफरीदी, किस तरह से देखते हैं, जापान ने भी एक दफ़ा वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और इस वर्ल्ड कप में कितनी तैयार नज़र आ रही है जापान? अभी तक अगर बात करें तो जो कंटेंडर्स हैं इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, उसमें सबसे बेहतरीन कारकर्दगी, क्लिनिकल परफॉर्मेंस जो है वो जापान ने दिखाई है। इवन यूएसए ने भी उस तरह से क्लिनिकली नहीं जीता। इंग्लैंड तो ऑलमोस्ट हारते हारते जीत गई है। तो उसमें से जो अभी तक सारे बॉक्सेस टिक किए हैं किसी ने, तो वो जापान ने की। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। और स्टार्ट पे भी एक नज़र डालते हैं, जापान की परफॉर्मेंस देखते हैं स्टार्ट में क्या कहती है। शॉट्स आप देख रहे हैं 26 थे जापान की तरफ से, और 11 शॉट्स ऑन टारगेट थे जापान की तरफ से। ज़ाम्बिया के कोई शॉट नहीं था, ना ही कोई शॉट ऑन टारगेट था। पोजीशन 60% था जापान के पास। पासिस भी आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं। कॉर्नर्स 6 मिले हैं जापान को और 1 मिला है ज़ाम्बिया को। और जापान, हमने मेंस के वर्ल्ड कप में भी बड़े बड़े अपसेट होते देखे। आपको लगता है यहाँ पर भी फेवरेट्स तो हैं ये टीम, लेकिन अपसेट हो सकता है? और कौन सी वो टीम है जो आपको लगता है अपसेट कर सकती है? बिल्कुल, इवन वुमेन्स वर्ल्ड कप में तो ज़्यादा अपसेट्स होते हैं। मेल वर्ल्ड कप में शायद इतने ना हो, रेयरली होते हैं, लेकिन वुमेन्स वर्ल्ड कप में तो हर वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिलता है कि अपसेट्स होते हैं, और अपसेट्स करवा सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्योंकि हिस्टोरिकली इतनी कोई सक्सेसफुल टीम नहीं है। लेकिन अभी इस वर्ल्ड कप में जो टीम उन्होंने बनाई है, मोस्टली रिलाय तो उनका सैम कर के ऊपर है, लेकिन वो टीम अपसेट्स कर सकती है। और अगर मतलब थोड़ा सा लक उनके साथ हो, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट्स में लक का बहुत एक फैक्टर होता है, तो वो वर्ल्ड कप भी जीत सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर जापान ने ज़ाम्बिया को जो है वो शिकस्त दी है 5-0 से। और अब हम बात करने जा रहे हैं, अब बल्कि हम गौता लगाएंगे हम जो ये लीग कप के अंदर, क्योंकि ये वो लीग है जिसके बारे में वही बात हम जैसे करते हैं, शायद ही कोई जानता हो, और कुछ प्लेयर्स के बारे में भी शायद ही आप जानते हो, लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जिसकी वजह से ये सारा कुछ फीचर करना पड़ा है, और वो है लियोनेल मेसी। ऑफ कोर्स, जी हाँ, इंटर मियामी एफसी और क्रूज अज़ूर, इनके दरमियान मैच हुआ है, और ये मैच जो है वो बहुत ही थ्रिलिंग मैच था। पहला मैच ही बहुत ही एक्साइटिंग मैच था, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर इंटर मियामी की तरफ से, और 2-1 से ये मैच उन्होंने अपने नाम किया है। मेसी का जादू चला 94 मिनट में, जब मैच 1-1 गोल से बराबर था। और जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर, और स्पेशली लियोनेल मेसी की। आप कह रहे थे यार इस बंदे को अभी भी यूरोप में होना चाहिए था, क्या लेवल है। और ये वाला गोल तो हमें वर्ल्ड कप में भी नहीं देखने को मिला, जो इन्होंने इंटर मियामी में जाके दे दिया। आप वाकई में गूज बम्स अभी भी आप देखें कि अभी भी इनको देख के बंदे को गूज बम्स आते हैं। और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अभी भी जो जिस लेवल पे मेसी खेल रहा है ना, अभी भी 1-2 बैलन डोर और भी जीत सकता है, और चैंपियंस लीग भी जीत सकता है। लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली एक तरह से उन्होंने, लेकिन सारे शिफ्ट तो हो गए। अर्जेंटीना के बहुत बड़े ज़्यादा फैंस हमने स्टेडियम में देखे हैं, और स्पेशली जो कमेंटेटर की लाइन सी गोलकीपर के बारे में, बैगिंग एंड डाइविंग फॉर द लाइव्स, बहुत ही शानदार गोल था। और ये वो गोल था जो डिसाइड जिसने किया इस मैच को। टेलर जो थे अफरीदी, उन्होंने पहला गोल किया, और 44वें मिनट में उन्होंने गोल किया, और फिर 1 गोल क्रूज की तरफ से एंटूना जो है उन्होंने किया। कोई और प्लेयर्स हैं जो आप जानते हैं इस लीग में दोनों टीम्स की तरफ से? ऑनेस्टली किसी को कंसर्न भी नहीं है कि इन टीमों में अगर कोई जानता भी होगा ना, तो उनको कोई कंसर्न नहीं है। अगर मेसी खेल रहा है तो कैमरे भी सारी मेसी के ऊपर। आप देखें कि वो सिर्फ मेसी वाली फुटेज ही, कमेंटेटर चुप हो गया, ताकि वो जो वॉइस है, जो एम्बियंस है, वो प्रॉपर ऑडियंस तक। डेविड बैकहम भी वहाँ पे मौजूद थे, जो रन करते हैं इस क्लब को, और खड़े होकर फिर दाद भी दी, क्योंकि पहला मैच था। और सेरेमनी जो इनकी हुई थी अनवीलिंग, वो हमने आपके साथ शेयर की थी। और उसके बाद इस मैच में जो है वो उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखा दी है, क्योंकि बड़ा आसान गोल नहीं था, बड़ा मुश्किल गोल था, और उस गोल को उन्होंने करके दिखाया। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और लेट्स सी इंटर मियामी, वैसे आपने कहा था MLS में 27वें नंबर पर है नीचे से,
30 टीम्स हैं टोटल। 28 में से 27 नंबर पे था और बड़े कोई 11 मैच से तो मैच ही नहीं जीता। आते साथ ही मैसी ने पहले मैच जितवा दिया। 28 में से 27वें नंबर पे, यहाँ से आप अंदाजा लगा लें। और मैसी ने आते ही पहला मैच जितवाया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नज़रें तो होंगी अब सबकी, और बाकी यूरोपियन मीडिया भी इसको फॉलो करेगा। जैसे रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग को एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट बना दिया, और अगर कोई देखे ना देखे, अब अल नसर का मैच जो है सारी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं, न्यूज़ एजेंसी और डिस्कशन में भी है, खबरों में भी अब देखेंगे। पहले तो MLS को भी लोग इतना डिस्कस नहीं करते थे, अब MLS की भी जो सेकंड, मतलब ये जो अभी मैच हुआ है लीग कप में हुआ है, MLS में भी नहीं हुआ, मतलब जो यूएस में फुटबॉल खेली जाती है उसकी भी जो दूसरी डिवीजन है उसका मैच था। ये 27वें नंबर पे, तो इनको तो अभी क्वालिफाई करना पड़ेगा फर्स्ट डिवीजन के लिए और आगे आने के लिए। एक ये लीग कप एक और टूर्नामेंट है जो नीचे मतलब एक जिस तरह हमारे प्रीमियर लीग होता है और FA कप होता है, उस तरह FA कप का एक आप एग्जांपल समझ लें। बिल्कुल जी हाँ, और बहुत ही शानदार यहाँ पर विक्ट्री इंटर मियामी की। नेक्स्ट हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है किलियन एम्बापे। अच्छा, किलियन एम्बापे का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दें कि इनका काफ़ी वो चल रहा था। नासिर अल खलीफी जो हैं वो उनका बयान सामने आया था कि हम इतने बड़े स्टार को फ्री में तो कभी भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये फ्री हो रहे हैं। तो फ्री ट्रांसफ़र पे रियल मैड्रिड ने पहले कहा था कि हम इनको ख़रीद लेते हैं। उसके बाद ये जाना चाह रहे थे, रियल मैड्रिड ख़त्म करना चाह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट। फिर खबरें आई कि उन्होंने जो है वो, कल हमने आपको बताया कि 10 बिलियन की उन्होंने 10 ईयर्स के लिए 1 बिलियन की उन्होंने ऑफ़र कर दिया है नासिर अल खलीफी ने। उसके बाद जो है वो आज क्या खबरें हैं, बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं, और ये एक नया मोड़ आ गया उनके ट्रांसफ़र सागा में। अफरीदी ये सुनने में आया है कि ड्रॉप किया था इनको अभी किसी टूर से पहले किलियन एम्बापे को, और उसकी रीज़न ये बताई थी कि इन्होंने पहले से रियल मैड्रिड के साथ वो कहते हैं हमारे यहाँ के अंदर खाते जो है, इन्होंने वो कहानी चलाई हुई थी कि आप जो है मुझे अगले साल ही खरीदें फ्री ट्रांसफ़र पर। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं 1 साल के लिए आपके साथ। जी बिल्कुल, क्योंकि अब जो ये नया मोड़ है उसमें हमने बताया भी था व्यूअर्स को कि नासिर अल खलीफी पूरे स्क्वाड के साथ मिले थे जो इनका फ्रेंडली मैच था। अभी जब ये छुट्टियां चल रही होती हैं, लीग्स ख़त्म होती हैं, तो इनका बीच में प्री सीज़न होता है। प्री सीज़न में ये जो फॉर एग्जांपल कतर का क्लब है तो ज़्यादातर ये एशिया आके टूर करेगा। ओनरशिप जो होती है ना, जिस प्लेस की होती है वो क्लब उधर जाके टूर करता है। जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो यूएस जाके टूर करेगा, उसको कहते हैं प्री सीजन फ्रेंडली। प्री सीजन फ्रेंडली मैचेस ये खेलते हैं वहाँ के क्लब से, ताकि वो फैन बेस इनकी बढ़े। तो ये अभी इनकी टीम जुम्मे को निकल गई है एशिया के लिए। अच्छा। इनका प्री सीजन जो टूर है फ्रेंडली इसका, लेकिन इन्होंने किलियन एम्बापे को उस स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया है। और रीज़न ये बताई है कि किलियन एम्बापे जो हैं वो अब हम बेचेंगे ही बेचेंगे, अगर अगले साल तक हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगले साल तो ये फ्री में चला जाएगा। तो अब एक्चुअली में एक तरह से प्रेशर एम्बापे के ऊपर डाला। क्या बयान क्यों दे दिया इन्होंने नासिर खलीफी ने? ये क्या वो सेफ साइड करने के लिए उन्होंने बयान दिया कि 1 बिलियन हम दे देंगे अगर 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, वो एक ऐसी रिपोर्ट है कि इनको एक ऑफ़र की कि आप अगर चाहें तो हम आपको ये ऑफ़र पेशकश कर सकते हैं, लेकिन फिर इंटरनली अभी खबर आई है कि PSG को कहीं से पता चला है कि इन्होंने ऑलरेडी रियल मैड्रिड के साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो पर्सनल प्लेयर और क्लब के बीच में होते हैं वो साइन कर लिए हैं। 2024 में ये फ्री ट्रांसफर रियल मैड्रिड में ज्वाइन कर लेंगे और 26 मिलियन पर ईयर इनको सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, वो तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन PSG तो अगले साल तक इंतजार नहीं करेगी, और अगर इस साल रियल मैड्रिड इनको नहीं खरीदता तो फिर किसी और मतलब जाएंगे, रहेंगे, या कोई और क्लब इनको इंटरेस्टेड है लेने में? अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि 31 जुलाई की डेडलाइन है। 31 जुलाई तक एम्बापे को इनको बेचना ही बेचना है, क्योंकि PSG ने फिर बाकी चीज़ें भी मामलात देखने। अगर 31 जुलाई तक एम्बापे ज़िद पे रहते हैं कि मैंने नहीं जाना किसी और क्लब में, या अगर ये सिचुएशन बन सकती है कि अब एम्बापे के ऊपर अभी तो प्रेशर ऑब्वियसली आ गया होगा कि उन्होंने ड्रॉप कर दिया, अब जब सीज़न शुरू होगा तो बेंच पे बिठा देंगे और खिलाएंगे ही नहीं, तो इनका पूरा 1 साल ज़ाया हो सकता है। क्योंकि PSG भी अगर प्लेयर जिद पे है तो क्लब भी जिद पे आएगा। अभी तो सिर्फ एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है कि कौन पहले गिव इन करता है, क्लब पहले गिव, क्योंकि अगर 31 जुलाई तक कुछ ना बना तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगी PSG। अब जो PSG ने अभी ये जो हरकत की है, मतलब ड्रॉप करने वाली, ये एम्बापे के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि आप अपना अभी से रियल मैड्रिड को कहो कि आपको खरीदने के लिए अभी आ जाए, पैसे दे और आप ले, हाँ आप ले जाए।
अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर 31 जुलाई तक एम्बापे कुछ नहीं करते और आराम से चिल करके बैठ जाते हैं तो फिर प्रेशर आ जाएगा PSG के ऊपर, क्योंकि उनको किसी ना किसी तरीके से 1 सितंबर जो होती है वो डेडलाइन होती है, उससे पहले इनको फिर भेजना पड़ेगा। अगर वो नहीं भेजते 31 जुलाई तक तो बाद में ये फिर फ्री ट्रांसफर वाले उसमें आ जाएंगे, क्योंकि फिर 31 साल पूरा करना पड़ेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें यह था कि आप 12 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं, 2024 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर आप चाहें तो 2025 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि 31 जुलाई पे अगर इनका वो ख़त्म होता है, एम्बापे चुप रहते हैं, तो फिर जो है उनको 1 साल जो है वो PSG में रहना पड़ेगा। हाँ, फिर फ्री 31 जुलाई तक अगर एम्बापे एक्सटेंड नहीं करते तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली फ्री एजेंट बन जाएंगे 2024 में, फिर ये जहाँ चाहें जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अभी कोई और भी क्लब्स हैं इनको लेने के ख्वाहिशमंद? अब देखें कि अगर रियल मैड्रिड कहती है कि हमने नहीं लेना और PSG को लाजमी पैसे चाहिए, वो फ्री में अफोर्ड ही नहीं कर सकता एम्बापे भी जाना चाहे, हाँ, तो फिर ऐसा बन सकता है कि कोई और क्लब तो यूरोप में मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी अमाउंट भी दे और फिर उसके ऊपर इतनी बड़ी सैलरी भी दे। अब सऊदी प्रो लीग कर सकती है और सऊदी प्रो लीग कोशिश भी कर रही है। अच्छा, अब ये एक सिचुएशन बन सकती है व्यूअर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि वो 1 साल के लिए सऊदी प्रो लीग को मेगा ऑफर में बेचें और सऊदी प्रो लीग एम्बापे को भी अच्छी खासी सैलरी दे और PSG को भी ट्रांसफर फी दे दे। एम्बापे उधर से भी कैश इन कर लेंगे और फिर 1 साल बाद फ्री ट्रांसफर में रियल मैड्रिड में चले जाएंगे, जो वैसे भी उन्होंने उधर 1 साल बाद भी जाना है, जो सब सारे पार्टीज के लिए आइडियल है। लेकिन एम्बापे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कर भी लिया तो नुकसान होगा, क्योंकि उनका 2024 में जो है वो यूरो कप है और फ्रांस के लिए वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस तभी दे सकते हैं जब वो कंपेटिटिव फुटबॉल यूरोप में खेलेंगे। यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त आपने हमें बताया किलियन एम्बापे के इस ट्रांसफर सागा के बारे में, और यहाँ पर एक थोड़ी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे फुटबॉल की दुनिया से रिलेटेड कुछ अहम ट्वीट और बहुत ही ज़बरदस्त कुछ खबरें हमारे पास। पहली ट्वीट दिखाते हैं जी आपको, और पहली है, क्या ही खूब होगा जब मिल बैठेंगे 3 दोस्त, वैसे तो 2 होता है, यहाँ पे तो 3 इकट्ठे हो रहे हैं। इनिएस्टा एंड लुइस सुआरेज आर लिंक्ड विद मूव टू इंटर मियामी टू रीयूनाइट विद मेसी, अल्बा एंड बिस्किट्स आर द MLS क्लब। अच्छा, ये तो वही दौर आ जाएगा अफरीदी, बार्सिलोना का दौर। हाँ, वो जो जहाँ से शुरुआत हुई थी वही से एक एंड हो जाएगी, नाम सिर्फ चेंज है कि इंटर मियामी है। तो फिर वो 5 गेम है, फिर वर्ल्ड कप भी जीत लिया, इंटर मियामी भी आ गए, और पैसों के मामले में भी देखा जाए तो सही रहे, और वो एंड जो है वो भी एक अपने ही डेविड बेकहम उसके सारे दोस्त उसके साथ लेके आने में काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली तो लगता है कि ऐसे लगता है कि मेसी की जो ज़िंदगी है ना, जिस तरह ये सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं व्यूअर्स, ऐसे लगता है जैसे कोई मूवी चल रही है और स्क्रिप्ट हो वाकई में, क्योंकि उसको दिया जा रहा है। मतलब आप देखें, इमेजिन करें हर चीज़ जिस तरह मूवी में होता है कि आप पहले सेक्रीफाइस करते हो, एंड में जाके सक्सेस मिलती है। सऊदी अरब से पहले मैच हार गए, पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया, वेयर इज मेसी की मीम्स फेमस हुई, उसी बंदे ने फिर फाइनल भी ऐसे जीता कि पहले आराम से जीत रहे थे, सबको लगा जीत गए, फिर ट्विस्ट आया। अभी आप देखें कि MLS में जो इंटर मियामी के लिए डेब्यू किया है, इससे बेहतर डेब्यू हो सकता है कि मैच का आखिरी शॉट है, फ्री किक मिली हुई है और मेसी मैच उसी फ्री किक पे जितवा दे। तो अब देखेंगे ये सारी चीज़ें इनके लिए एक तरह से नेचर जो है वो बना रही हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे इनके दोस्त जो हैं वो भी आ रहे हैं, और फिर ये कहा जा सकता है 27वें नंबर पे जो है इंटर मियामी, फिर उसको टॉप पोजीशन पे जाने में ऐसे अरसा नहीं लगेगा। हाँ, एटलीस्ट अगले सीजन वो इवन कंटेंडर्स भी बन सकते हैं MLS जीतने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे 5 प्लेयर्स तो इनके बार्सिलोना के हो जाएंगे, और वो भी टॉप नॉच के। हाँ, जॉर्डी अल्बा, बुस्केट्स और मेसी तो पहले से हैं। इनिएस्टा की अभी खबर आई है कि उन्होंने पर्सनल टर्म्स जो हैं वो एग्री कर लिए। ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन पर्सनली वो एक पर्सनल टर्म्स उन्होंने गो अहेड दे दिया है, मतलब इंटर मियामी को। सुआरेज ने भी गो अहेड दे दिया है, वो राजी हैं, बस उनका जो क्लब है वो राजी नहीं है। इवन उनकी कोच ने काफ़ी नाराज़गी, जो ग्रेमियो ब्राज़ीलियन क्लब है ना, क्योंकि ये बहुत क्रूशल प्लेयर उस टीम के बन गए हैं, बहुत हर मैच में गोल्स करते हैं, तो अब उनको पैसे देने पड़ेंगे इंटर मियामी को। इनिएस्टा तो पहले से ही फ्री एजेंट थे, और जॉर्डी अल्बा और बुस्केट्स भी फ्री, लेकिन ले आएंगे सुआरेज को, आई थिंक सो, क्योंकि टीम भी तो उनकी बेहतर हो जाएगी काफ़ी। हाँ, उसमें तो कोई शक नहीं है कि आ जाएगा, बस ये कि पैसे देने पड़ेंगे। चलिए, लेट्स सी क्या मुस्तकबिल होता है, और हमें मेसी के साथ कौन कौन सा प्लेयर खेलने को देखने को मिलेगा।
और नेक्स्ट क्या है जी, आइए आपको दिखाते हैं। और ये है आरपी लाइप्जिग स्पोर्ट्स डायरेक्टर मैक्स एबर सेज देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द जर्मन क्लब एंड मैनचेस्टर सिटी ओवर अ डील फॉर जोस्को ग्वार्डियोल। अच्छा, कोई नहीं है, जबकि हम तो सुन रहे थे मैनचेस्टर सिटी में आ गए ग्वार्डियोल। बिल्कुल, और आप देखें कि अभी ट्विटर पे फब्रिजियो रोमानो को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है उनको इस तरह, क्योंकि जब वो हेयर वी गो लिख देते हैं और डील इज़ डन, तो उसके बाद फिर उनकी खबर पक्की होती है ना, पक्की होती है। तो इस तरह की जब कोई पीछे हट जाता है क्लब या इस तरह होता है तो फिर सारे ट्विटर पे फब्रिजियो को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद है कि ये खबर जो है वो, अब मसला ये कि उन्होंने 100 मिलियन मांगे थे और 85 मिलियन मैनचेस्टर सिटी ने ऑफर किए थे। अब वो कह रहे हैं कि हम 100 मिलियन से नीचे तो बात ही नहीं कर रहे। आपने मैनचेस्टर सिटी को एक तरह से कहा है कि आपने जो एक तरह से प्रोपेगेंडा फैला दिया है कि आपने प्लेयर साइन किया है, हमने कोई ना पेपर आपके साथ साइन किया है और ना अभी तक प्लेयर आपका हो चुका है। तो ये आप उनको एक तरह से वार्निंग जारी कर दिए कि आप पहले हमारे टर्म्स पे आएँ तभी हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। चलिए, आई थिंक सो अगर 85 दे रहे हैं तो 100 भी देने में कोई मजायका नहीं, क्योंकि प्लेयर बहुत अच्छे हैं और सिटी को अपने फ्यूचर के लिए जो है इनको प्लान का हिस्सा रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आपको दिखाते हैं, और ये वो है कोच और मैनेजर जो हमारे शोज़ रेगुलर अफरीदी देखते हैं वो जान जाएंगे। 33 साल बाद इटालियन सीरिया में नेपोली, विक्टर ओसिमेन और क्वारात्सखेलिया जैसे प्लेयर्स को बनाने वाले ये कोच आपके सामने स्क्रीन पे। जी हाँ, लुचियानो स्पेलेटी हैज़ टर्न डाउन अ ह्यूज ऑफर फ्रॉम अल अहली। अल अहली आप जानते ही हैं, सऊदी प्रो लीग का क्लब है। द इटालियन कोच उनकी जो प्रायोरिटी है अफरीदी वो यूवेंटस है। यूवेंटस तो फाइनेंशियल क्राइसिस में, आपको लगता है कि अगले सीज़न तक क्लीन हो जाएगी यूवेंटस, और फिर अगर ये आते हैं और अगर उन्होंने इनको रखना चाहा, अब इन्होंने खुद विंडो खोल दी है वैसे। जी बिल्कुल, मुझे पर्सनली खुद थोड़ा सा एक शॉकिंग लगा कि इन्होंने इतनी अच्छी ऑफ़र ठुकरा दी है। हालांकि ये इनका जो नेपोली के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो 1 साल तो मैनेजमेंट कर नहीं सकते, अगले सीजन से ही शुरू करेंगे। 1 साल उधर जा सकते थे। हाँ, क्योंकि वो तो यूरोप से एक बाहर क्लब है, तो नेपोली को किसी तरह वो कन्विंस करके वो 1 साल उधर भी कर सकते थे। लेकिन ये कि अब यूवेंटस जैसे आपने बताया वो क्राइसिस का शिकार है, तो क्लब तो काफ़ी हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छा क्लब है। दूसरा इनका जो मतलब ज़राए कहते हैं, इनके पर्सनल ज़राए, इनके घर से खबर ये आई है कि ये इस एज में अब बाहर नहीं जाना चाहते मुल्क से, और अपना बस एक सुकून वाली जो ज़िंदगी है, हमने पहले भी इनके बारे में रिपोर्ट भी दिखाई थी कि ये यूजुअली ड्यूटी, हाँ, तो वो फिर अपने मुल्क में प्रेफर करते हैं, पैसों को वो इतनी तरजीह भी नहीं दे रहे। चलिए, बिल्कुल इनका फार्म हाउस भी है काफ़ी बड़ा, और वो भी हमने याद है पूरा एक पैकेज इनकी ज़िंदगी पे चलाया था कि किस तरह क्यों ये इतने कामयाब जो है वो मैनेजर हैं, और कैसे उन्होंने नेपोली को इस विक्ट्री यानी 33 साल बाद इस काबिल बनाया कि उन्होंने विक्ट्री, और वो भी बड़े बड़े नाम नहीं थे, छोटे खिलाड़ियों के साथ उनको स्टार बनाया है उन्होंने। और ये कुछ ट्वीट्स थी, कुछ खबरें थी, कुछ पैकेजेस, कुछ मैचेस जो हमने आपके साथ शेयर किया। आप प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं हमारी वेबसाइट fastsports.tv, और इस वेबसाइट के साथ साथ आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं फास्ट स्पोर्ट्स PK, ये हमारा चैनल है जहां पर आप इस शो को रिपीट में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जितनी भी स्पोर्ट्स हो रही हैं उनसे अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया लिंक्स जो है उनको फॉलो कीजिए फास्ट स्पोर्ट्स के नाम से। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देख रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।